हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी द जैकल एंड द ड्रम। जैकल मतलब आप लोग जानते हैं। जैकल का मतलब हो जाता है सियार। और ड्रम का मतलब भी आप लोग जानते हैं। ड्रम का मतलब हो जाता है ढोल। तो आज की जो कहानी है वो एक ड्रम और नहीं, एक जैकल और एक ड्रम के बारे में है। इस कहानी में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उन सभी को हम लोग नोट करेंगे। आप सारे वर्ड्स को नोट करते चलिएगा। कहानी को फिर से दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी जो बातें हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे जरूरी है हमारा उसका रिवीजन करना। जितनी ज्यादा हम लोग उसका रिवीजन करेंगे उतनी बेहतर तरीके से उसको हम लोग समझेंगे। तो वन डे का मतलब हो गया एक दिन। अ जैकल, अब यहां पर ए का प्रयोग किया गया है। तो जब हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे वहां पर इस बात को हम लोग समझे थे कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार हमें मिलता है तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। जब वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमें सेंटेंस में फिर दोबारा मिलता है तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह दूसरी बार हमारे लिए डेफिनिट हो जाता है। ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ कहानी में देखेंगे। अ जैकल कॉल्ड गोमेया, ये जैकल का नेम है। अ जैकल कॉल्ड गोमेया वॉज वेरी हंगरी। हंगरी, भूखा, भेरी, ये उसकी विशेषता बता रहा है, हंगरी की विशेषता बता रहा है। और आप लोग को पता भी है वेरी जो है वो एक एडवर्ब का वर्ड है। और एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब की विशेषता बताना। लेकिन सब जगह ऐसी बात जरूरी हो ऐसी जरूरी नहीं है। एडवर्ब जो है वो हमारा वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी को हम लोग बोले ही इज इंटेलिजेंट, तो ये भी तो हम लोग बोलते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। तो एडवर्ब जो है ऐसी बात नहीं है कि केवल वर्ब की ही विशेषता बताता है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता ये बता देता है। खुद एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता ये बता देता है। प्रीपोजिशन की विशेषता भी बता देता है। पूरे किसी सेंटेंस की विशेषता भी बता सकता है। तो क्वालिफाई करने में एडवर्ब काफी आगे होता है। इससे रिलेटेड बातें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में समझे थे। ऑनलाइन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को बता दिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ जैकल कॉल्ड गोमेया, एक जैकल जिसका नाम गोमेया था, वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था, एंड और वॉज वंडरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। इस वर्ड को देखिएगा, वंडर, वंडर, और एक वर्ड बच्चे लोग वंडर भी होता है। और इसकी स्पेलिंग क्या है, ज्यादा इसमें अंतर नहीं होता है। इसका जब प्रयोग करते हैं तो ये वांडर और ये वंडर। वांडर का मतलब भटकना हो जाता है और वंडर का मतलब अद्भुत हो जाता है। तो क्या इसमें डिफरेंसेस है? तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओ और ए का ही बस केवल अंतर है। हाँ, इसमें जो है वो ए का यूज किया गया है, इसमें ओ का यूज किया गया है। तो कभी कभी इस तरह की स्पेलिंग हमें मिल जाती है तो हम लोग थोड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी इस तरह की वर्ड्स हमें मिलते जाएंगे उन सभी के बारे में आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। वॉज वंडरिंग अबाउट, वह भटक रहा था। वंडर मतलब होता है भटकना, और वंडरिंग अबाउट जो होता है वो आसपास इधर उधर भटकना। नहीं? तो वंडरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मतलब की खोज में, और फूड मतलब हो गया भोजन।
तो जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट वाले वीडियो में ही बताए थे कि जब भी हमें सेंटेंस की हिंदी समझनी होती है तो बेसिकली हम लोग बैक साइड से समझना शुरू करते हैं। तो भोजन की तलाश में भटक रहा था। ठीक है, भोजन की तलाश में भटक रहा था। कौन भटक रहा था? अ जैकल। अब इस सेंटेंस को शुरू से देख लीजिए। वन डे, एक दिन, अ जैकल, एक सियार, कॉल्ड गोमया, जिसे गोमया कहते हैं यानी कि जिसका नाम गोमया था, वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था, एंड और वॉज वंडरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए, ये रहा हमारा सियार, नहीं, भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। आगे की बातों को समझते। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब हो गया बाद में, और सम मतलब कुछ, और टाइम मतलब समय। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही वंडर्ड आउट ऑफ द जंगल, नहीं, ही लिव्ड इन, ही वंडर्ड आउट, नहीं, वो भटकता हुआ, आउट ऑफ से द जंगल, यानी कि भटकता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। ही लिव्ड इन, नहीं, यानी कि जिस जंगल में वो रहता था। तो जिस जंगल में वो रहता था उस जंगल से वो भटकता हुआ बाहर निकल गया। एंड और, एंड और रिच्ड, और पहुंच गया। बातें पास्ट की चल रही है। कहाँ पहुंच गया? अ डिजर्टेड बैटलफील्ड। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसकी जो स्पेलिंग है, सेम, इसका यूज दो तरह से हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं, तो उस बात को यहां समझ लेना जरूरी होगा। तो स्पेलिंग तो सेम ही रहता है। जैसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ आगे जाते हैं, नहीं, साइड में थोड़ा स्पेस है। आइए, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग यही रहता है, नहीं, लेकिन इसका यूज दो तरह से हम लोग करते हैं, एक नाउन के रूप में और एक वर्ब के रूप में। जब हम इसका प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो इसी स्पेलिंग का हम लोग हार्श्व ई से उच्चारण करते हैं, और इसी का यूज जब वर्ब के रूप में हम लोग करते हैं तो इसी का जो उच्चारण है वो दीर्घ ई से करते हैं। ठीक है, डिजर्ट, डिजर्ट, बात समझ में आई? तो जब ये नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग हम लोग निर्जन के अर्थ में करते हैं। निर्जन कहने का मतलब हो गया कि वो स्थान जहां पर कोई जन नहीं रहता है, जहां पानी ना हो, जहां बारिश ना हो, जहां पेड़ पौधे ना हो, रेगिस्तान, मरुभूमि। नहीं, जब इसका वर्ब के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है छोड़ना, किसी व्यक्ति को छोड़ना, किसी स्थान को छोड़ना। केवल थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है, हार्श और दीर्घ का। डिजर्ट, डिजर्ट, और सेम इसी प्रोनाउंसिएशन में एक और स्पेलिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं, ये होता है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन वर्ब वाला ही होता है, डिजर्ट। इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं? जब भोजन के बाद में जो कुछ मीठा हम लोग खाते हैं तो उसके लिए इस डिजर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको डेजर्ट मत पढ़ दीजिएगा, डिजर्ट ही कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो प्रयोग देख रहे हैं, नहीं, यहाँ हम लोग यूज देख रहे हैं इसका, नहीं, तो इसमें डेजर्ट में ईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया है डिजर्टेड। डिजर्टेड का मतलब भी होता है निर्जन, यहाँ पर यानी कि जहां पर कोई लोग ना हो, और इसका प्रयोग यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। देखिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, क्योंकि उसका, ठीक है, आप लोग को याद होगा
कई बार क्लासेस में पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की बातचीत की जाती है। तो यहां पर जो बातचीत की गई है, यहां पर जो बातचीत की गई है, नहीं, वो पास्ट पार्टिसिपल की बात की गई है। जैसे वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हमारे एडजेक्टिव का भी काम करता है, विशेषता बताने का भी काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि पुलिस हैज रिकवर्ड स्टोलन मनी। पुलिस ने क्या रिकवर किया? स्टोलन। अब जो यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं इस स्टोलन का, तो ये तो स्टील, स्टील जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म है। तो जब इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको कोई नाउन मिल जाए तो समझ जाइए कि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उस वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम लोग प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। उस स्थिति में वो ठीक नाउन से पहले आता है। जैसे आई हैव सीन अ डेड हॉर्स, जो भी हो, नहीं, इसी तरह से जो आईएनजी लगा हुआ होता है वर्ब का फॉर्म, उसका भी प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। अब जो ये रनिंग हॉर्स हो गया, ये क्या कर रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है कि दौड़ते हुए घोड़े को मैंने देखा। नहीं, आई सॉ अ लाफिंग बॉय, मैंने एक हंसते हुए लड़के को देखा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है, नहीं, उसका यूज हम लोग विशेषता बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर डिजर्टेड बैटलफील्ड, बैटलफील्ड मतलब हो गया युद्ध का मैदान, और डिजर्टेड मतलब हो गया निर्जन। यानी कि ही एंड रिच्ड अ डिजर्टेड बैटलफील्ड, निर्जन लड़ाई के मैदान में वो पहुंचा। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही वॉन्डर्ड आउट ऑफ द जंगल ही लिव्ड इन, यानी कि अपने रहने वाले जंगल से वो भटकता हुआ बाहर निकल गया, जंगल से बाहर निकल गया, एंड रीच्ड, और पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? अ डिजर्टेड बैटलफील्ड, एक निर्जन युद्ध के मैदान में पहुंच गया। आगे देखिए, इन दिस डिजर्टेड बैटलफील्ड, इस निर्जन युद्ध के मैदान में, अ बैटल वाज फॉट, युद्ध लड़ा गया था, रिसेंटली, हाल ही में। तो निर्जन इस निर्जन युद्ध के मैदान में हाल ही में युद्ध लड़ा गया था। द फाइटिंग आर्मीज हैड लेफ्ट बिहाइंड अ ड्रम, फाइटिंग आर्मीज जो लड़ने वाले सेना थे, हैड लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया था, लेफ्ट बिहाइंड यानी अपने पीछे छोड़ दिया था, अ ड्रम एक ड्रम को छोड़ दिया था, ड्रम यानी कि ढोल, एक ढोल को छोड़ दिया था। विच का मतलब होता है जो। पिछले क्लास में हम लोगों ने हु के बारे में बातचीत किया था, नहीं, हु, तो हु जो है वो खास करके इंसानों के लिए प्रयोग किया जाता है, और निर्जीवों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है सेम अर्थ में। ये भी यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन ही है। और जैसा कि पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है अपने से पहले आने वाले नाउन की विशेषता को बताना, अपने से पहले आने वाले नाउन को संबोधित करना। तो विच वॉज लेइंग नियर अ ट्री, लेइंग का मतलब हो जाता है पड़ा हुआ होना। तो विच वॉज लेइंग नियर अ ट्री, जो कि एक ट्री के नजदीक में पड़ा हुआ था। तो ड्रम कहाँ था? जो ड्रम था वो एक वो कहाँ था? एक पेड़ के नजदीक में पड़ा हुआ था, नियर अ ट्री। आगे आइए, आगे समझते हैं हम लोग। एज स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्ल्यू, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक, वर्ब का फॉर्म डेफिनेटली आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो एज स्ट्रॉन्ग विंड्स
ब्ल्यू, पास्ट टेंस की बात की जा रही है इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, ब्लॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, नहीं, बहना। एज स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्ल्यू, जब जोर की हवा बही। द ब्रांचेज, शाखाएं, ऑफ द ट्री, पेड़ की, कॉट रब्ड, रगड़ा गई, अगेंस्ट, से, द ड्रम, ड्रम से। ठीक है, तो जो पेड़ की शाखाएं थी वो क्या हो गई, टकरा गई। किससे टकरा गई भाई, ड्रम से टकरा गई। आइए एक छोटी सी बात को यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, बात बड़ी काम की है। क्या बात है, आइए। जब इस ड्रम का यूज पहली बार किया गया सेंटेंस में, तो देखिए इसके पहले ए आया है। अगर ऐसा वर्ड होता जिसके पहले एन आता तो एन का यूज किया जाता। अनकाउंट सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये डेफिनिट नहीं है। लेकिन जब इसी ड्रम का यूज जब दूसरी बार या जितनी बार भी सेंटेंस में होगा, अब इसके पहले द आर्टिकल आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये ड्रम निश्चित हो गया है। अब यहाँ उसी ड्रम के बारे में बातचीत किया जा रहा है जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है। तो यहाँ यह निश्चित है इसलिए ए आया। जब यही नाउन सेंटेंस में आगे निश्चित हो गया तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल के बारे में हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे तो इस चीज़ के बारे में बातचीत की गई थी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है। बेसिकली आप लोग को बताए थे केवल 3 रूल्स ही होते हैं, मतलब ज़्यादातर 3 रूल्स का ही हम लोग यूज करते हैं अपने आर्टिकल्स को समझने के लिए। आइए आगे की बात को समझते। दिस मेड अ स्ट्रॉन्ग नॉइज, और जब इस सेंटेंस को हम लोग समझ लिए शायद, जब यहाँ पर एज का प्रयोग जब के अर्थ में किया गया है। ठीक है, हालांकि पिछली बार एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उनकी हिंदी लिख दीजिए। तो देख लीजिए बेसिकली बात यह है कि ग्रामर वगैरह भी समझाना है और वर्ड्स की हिंदी भी बतानी है। तो एक एक वर्ड की हिंदी अगर हम लिख लिख करके समझाएंगे तो ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। इसलिए आप लोगों को जब बताया जाता है उसी समय लिख लिया करें। हाँ, थोड़ा वीडियो भी तो छोटा बनाना है, नहीं तो फिर लंबा लंबा वीडियो बनता जाएगा। एक एक का वर्ड का अगर लिखना शुरू कर दें तो आपका 40-45 मिनट लंबा एक एक वीडियो बन जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो एज स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्ल्यू, जब जोर की हवाएं बही। द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, पेड़ की शाखाएं, गॉट रब्ड अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम से रगड़ा गई। नहीं, तो जब मजबूत हवाएं बही तो ड्रम से पेड़ की शाखाएं रगड़ा गई। दिस मेड अ स्ट्रॉन्ग नॉइज, और इस वजह से क्या हुई, जोर की शोर हुई। नहीं, मेड मतलब किसी भी चीज को मेक करना, बनाना। तो दिस मेड, इसने किया, क्या किया, जोर का नॉइज, यानी कि इसने जोर की शोर की। ठीक है? जोरदार शोर हो गई, जोर की आवाज हो गई, जोरदार आवाज हो गई। ठीक है, वेन द जैकल, अब देखिए यहाँ पर जैकल के पहले भी द आ गया। शुरू में जैकल जब आप लोगों को फर्स्ट सेंटेंस में दिखाया गया था तो ए जैकल था। ए जैकल क्योंकि पहली बार उसका हम लोगों से इंट्रोड्यूस उसे कराया गया था, तो उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी हमें थी नहीं। लेकिन अब जब सेंटेंस में जब उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये बात निश्चित हो गई कि किस जैकल के बारे में बातचीत की जा रही है। When the jackal heard the sound, जब जैकल ने इस आवाज को सुना, he got very frightened, वो बहुत डर गया। फ्राइटेंड मतलब होता है डर जाना, और इसका प्रयोग, फ्राइटेंड का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब सडनली ही डर आए, अचानक ही डरा जाए। डैट मीन्स कि मान लीजिए जैसे आप किसी हॉन्टेड घर में जा रहे हैं। हॉन्टेड घर कहने का मतलब कि भूतिया घर हो ना, आपको पता है कि वो घर जो है वो भूतिया है। नहीं, उसमें ना, उसमें भूत रहता है। तो होगा क्या कि उस घर में जाने से पहले ही आप जो है एकदम डरे हुए रहेंगे। नहीं, और जब आपको ये ना पता कि हम ऐसे जगह पर जा रहे हैं जो जगह डरावना है और वहां पर कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाए
जिससे कि आप डर जाए, तो वो अचानक ही आप डर जाते हैं, नहीं, तो वैसे डर के लिए फ्राइटेंड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ही गॉट वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डर गया। एंड थॉट, और सोचा, क्या सोचा? ऑफ रनिंग अवे। रन अवे एक फ्रेजल वर्ब होता है, नहीं, तो रन अवे मतलब हो जाता है भाग जाना, ठीक है। तो यहां से वो क्या सोचा? भागने के बारे में सोचा। आगे देखिए, इफ आई कैन नॉट फ्ली, फ्ली मतलब ये होता है भाग जाना। इफ आई कैन नॉट फ्ली फ्रॉम हियर, यदि मैं नहीं भाग सका यहां से, बिफोर आई एम सीन बाय द पर्सन मेकिंग ऑल दिस नॉइज, इससे पहले कि आई एम सीन बाय, मैं देख लिया जाऊं, किसके द्वारा देख लिया जाऊं? द पर्सन मेकिंग ऑल दिस नॉइज, उस व्यक्ति के द्वारा जो ये सभी आवाजें कर रहा है, जो ये सभी शोर कर रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं देख लिया जाऊंगा, आई विल बी इन ट्रबल, तो फिर मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। कहता है यदि जो ये सारा नॉइज कर रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति के द्वारा देखे जाने से पहले यदि मैं नहीं यहां से भाग सका, तो आई विल बी इन ट्रबल, तो फिर मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। नहीं, जो व्यक्ति ये सारा नॉइज कर रहा है, उसके द्वारा देखे जाने से पहले यदि मैं नहीं भाग सका, तो फिर क्या होगा? मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। ठीक है, बात तो समझ गए होंगे आप लोग। कहता है इफ आई कैन नॉट फ्ली फ्रॉम हियर, अगर मैं यहां से नहीं भाग सका, यदि, इफ का प्रयोग किया गया है, यदि मैं यहां से नहीं भाग सका, बिफोर से पहले, किससे पहले? आई एम सीन बाय द पर्सन मेकिंग ऑल दिस नॉइज, जो व्यक्ति यह सारा शोर कर रहा है उसके द्वारा देखे जाने से पहले यदि मैं नहीं भाग सका, आई विल बी इन ट्रबल, तो फिर मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। तो अच्छा है कि उसके द्वारा देखे जाने से पहले मैं क्या करूं? यहाँ से भाग जाऊं। ये रहा ड्रम, ठीक है चलो, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो तस्वीर को देखने के बाद चलिए आगे की बातों को हम लोग समझते हैं। एज ही वॉज अबाउट टू रन अवे, यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें समझने की जरूरत है। एज ही वॉज अबाउट टू रन अवे, थोड़ी सी बात समझिएगा, ठीक है। कौन सी थोड़ी सी बात समझिएगा? देखिए, जब भी हम लोग इन्फिनेटिव का सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे आई एम टू गो टू मार्केट, इसका अर्थ हो जाता है कि मैं बाजार जाने वाला हूं, मतलब जो वर्क है वो थोड़े देर में ही होने वाली है। अगर इसी बात को ऐसे लिख दिया जाए, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, अब इस अबाउट के आने से क्या हो जाता है कि उस सेंटेंस में यह दर्शाया जाता है कि काम बस एकदम होने ही वाला है। जैसे आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाने ही वाला हूँ, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ और एकदम जस्ट लाइक दैट कि मतलब मैं अपने अब कदम जो है डोर स्टेप से, चौखट से बाहर रखने वाला ही हूँ। तो उस स्थिति में अबाउट का प्रयोग किया जाता है जब काम बिल्कुल अब एकदम होने ही वाला होता है। तो उसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। क्या कहता है? एज ही वॉज अबाउट टू रन अवे, जब वह भागने वाला ही था, अबाउट टू रन अवे, भागने वाला ही था। ही हैड अ सेकेंड थॉट, तो उसके मन में एक और विचार आई, उसके मन में एक और विचार आई। क्या विचार आई? इट इज अनवाइज, यह बेवकूफी होगी, बुद्धिहीनता वाली काम होगी, टू रन अवे, भाग जाना, फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से, विदाउट नोइंग, बिना जाने हुए। तो जैसे ही वो भाग जाने वाला था वैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया कि ये तो बुद्धिहीनता वाली बात होगी, ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी कि बिना जाने में भाग जाऊं। क्या कहता है? इट इज अनवाइज, यह बुद्धिहीनता होगी, टू रन अवे, भाग जाना,
ठीक है। किस चीज से भाग जाना? विदाउट नोइंग, बिना जाने हुए। नहीं, फ्रॉम समथिंग विदाउट नोइंग, बिना कुछ जाने हुए से भाग जाना। तो इस सेंटेंस को समझ लिया जाए। इट इज अनवाइज टू रन अवे फ्रॉम समथिंग विदाउट नोइंग, बिना कुछ जाने हुए ना, बिना कुछ जाने हुए, बिना कुछ ज्ञान लिए हुए उससे भाग जाना, ये बुद्धिहीनता होगी। इंस्टेड, इसके बदले आई मस्ट बी केयरफुल, मस्ट मॉडल एक्जुलरी का प्रयोग किया गया, अवश्य चाहिए। शुड का भी प्रयोग किया जाता है, तो शुड होता है चाहिए और मस्ट हो जाता है अवश्य चाहिए। मस्ट बी केयरफुल, मुझे सावधान होना चाहिए। इन फाइंडिंग आउट, पता लगाने में, किस चीज को पता लगाने में? द सोर्स ऑफ दिस नॉइज। सोर्स मतलब हो जाता है माध्यम और नॉइज मतलब हो जाता है शोर। तो इस शोर के माध्यम को पता लगाने में मुझे बहुत ही सावधान होना चाहिए। ही टुक द करेज, वो साहस इकट्ठा करता है। टू क्रिप फॉरवर्ड, नहीं, क्रिप फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। कॉशसली, कॉशसली मतलब हो जाता है बड़े ही सावधानी से। तो वो क्या करता है बच्चे लोग? क्रिप फॉरवर्ड। देखिए इसको, कैसे ये क्रिप करते हुए आगे जा रहा है, सरकते हुए। नहीं, क्रॉलिंग होता है, रेंगते हुए। नहीं, रेंगना, रेंगना जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे सांप वगैरह चलता है, नहीं। और क्रिपिंग, सरपना जैसे, सरकना जैसे स्लग वगैरह सब चलता है। तो चलने के तरीकों को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नहीं, और कॉशियसली मतलब होता है ध्यान से। He took the courage to creep forward cautiously. उसने साहस इकट्ठा की। किस लिए साहस इकट्ठा की? टू कीप फॉरवर्ड कॉशियसली, आगे सरकते हुए जाने की, यानी कि आगे चलते हुए जाने की। When he saw, जब उसने देखा, the drum, ड्रम को, he realized, उसने एहसास किया, that, की, ठीक है, it was only the wind that was causing all the noise. नहीं, इट वॉज ओनली, ओनली मतलब केवल, मात्र। इट वॉज ओनली द विंड, ये तो केवल हवा थी। दैट, जो, वॉज कॉजिंग ऑल द नॉइज, इन सभी शोर का कारण थी। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और दैट आता है तो कंजंक्शन के रूप में काम करता है, और इसका अर्थ होता है कि। जब दैट अपने पहले आने वाले नाउन को संबोधित करता है तो ये रिलेटिव रूप में काम करता है, और इसका अर्थ होता है जो। दैट वही है, केवल यूज के आधार पर इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं? व्हेन ही सॉ द ड्रम, जब उसने ड्रम को देखा, ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, दैट की, इट वॉज ओनली द विंड दैट वाज कॉजिंग ऑल द नॉइज, ये तो केवल हवा थी जो सारे शोर का कारण बनी हुई। ही कंटिन्यूड हिज सर्च, वो अपनी खोज को जारी रखा। किस चीज के खोज को? फॉर फूड, भोजन के लिए, यानी वो भोजन के खोज को जारी रखा। एंड नियर द ड्रम, और ड्रम के नजदीक, ही फाउंड सफिशिएंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त। ही फाउंड सफिशिएंट फूड एंड वाटर, और वो ड्रम के नजदीक ही क्या करता है? क्या करता है? पर्याप्त भोजन और पानी प्राप्त कर। द वाइज इंडीड से, बुद्धिमानों का सच में कहना है, ओनली द ब्रेव सक्सीड इन लाइफ, केवल, केवल बहादुर ही जीवन में सफल होते हैं, केवल बहादुर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो भी वर्ड्स आए होंगे उसकी हिंदी आप लोगों ने समझी होगी। एक से दो बार इसको पढ़िएगा और बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। थोड़े डिफिकल्ट जो है, थोड़े डिफिकल्ट जो कंप्रीहेंशन है, जो कहानी है, उसको भी हम लोग क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है।
तो शुरू से एक बार कहानी को पढ़ देते हैं जल्दी से, ताकि आप लोग क्या करेंगे, सुन करके देखिए, बार बार बताते हैं। एक जैसे वर्ड्स आप लोग समझ लिए, तो वर्ड्स को समझने के बाद अब इसको केवल सुन लीजिए। अपने ईयर में ईयरफोन लगाइए और आंख बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए, और इसको सुन करके डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिए। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा समझने की कोशिश नहीं की। ज़्यादातर परेशानी हमारी यही होती है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो सुन करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने लगते हैं, और जब तक हमारा दिमाग उसे हिंदी में ट्रांसलेट करता है तब तक बोलने वाला कहीं आगे बढ़ गया रहता है और हमें समझ में आता कुछ नहीं है। तो इसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा सुन करके समझने की कोशिश करेंगे उतनी बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। चलिए तो ध्यान दिया जाए। 1 2 3, चलिए ध्यान दीजिए। वन डे a jackal called Gome was very hungry and was wandering about in search of food. Yeah. After some time, he wandered out of the jungle he lived in and reached a deserted battlefield. In this deserted battlefield, a battle was fought recently. The fighting armies had left behind a drum, which was laying near a tree. As strong winds blew, the branches of the tree got rubbed against the drum. This made a strange noise. ये क्या कर रहा था, एक विचित्र आवाज निकाल रहा था, स्ट्रेंज। तो लग रहा है जैसे आपको पढ़ाते समय स्ट्रॉन्ग बता दिए हैं ना। तो ये स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, याद रखिएगा। थोड़ी एक गलती हो गई है पूरे स्टोरी में, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर ध्यान देते हैं। When the jackal heard this sound, he got very frightened and thought of running away. If I cannot flee from here before I am seen by the person making all this noise, I will be in trouble. As he was about to run away, he had a second thought. It is unwise to run away from something without knowing. Instead, I must be careful in finding out the source of the noise. He took the courage to keep forward cautiously. When he was the drum, when he saw the drum, he realized that it was only the wind that was causing all the noise. He continued his search for food, and near the drum he found sufficient food and water. The wise indeed say, the only the brave succeed in life. ठीक है, तो यहां तक की बातों को आप लोग ध्यान से समझिए। अगले वीडियो में फिर एक नए स्टोरी के साथ हम लोग अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हिंदी समझने की अपनी प्रोसेस को थोड़ा और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तब तक ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, वर्ड्स का रिवीजन करते रहिए। नहीं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान से पढ़िए और अपने आप को रोज थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा और अपने आप को सजाने, निखारने, संवारने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बेहतर बनाइए।